हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आ गया हूँ फिर से आपके लिए एक नया लेसन लेकर। लेसन नंबर 3, भारत की समुद्री सीमा। आज मैं कुछ आपको अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछले 2 लेक्चर में ये पता किया है कि यार आवाज़ की क्वालिटी जो है क्लियर नहीं आ रही थी, आपको समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि अब आपको इस प्रकार से पढ़ाऊँ। तो ठीक है, भारतीय भूगोल का हम तीसरा लेक्चर आरंभ करने वाले हैं। अगर आपको वो 2 लेक्चर भी फिर से पढ़ना हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से पढ़ा दूँगा। ठीक है, तो तीसरा लेक्चर हम ले रहे हैं भारत की समुद्री सीमा का। छोटा सा ही लेक्चर है, तो हेडिंग डालेंगे आप भारत की समुद्री सीमा। हम जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जैसे कई देशों की राष्ट्रों की सीमाएं जो स्थल के साथ साथ समुद्र से भी मिलती है। स्थल खंडों में तो उनके अधिकार असीमित रहते हैं, लेकिन समुद्र में भी जनरली हम ये मानते हैं कि हमको ये ऐसा लगता है कि देशों के अधिकार उनकी स्थल सीमा के अंतर्गत ही आते होंगे और समुद्र में उनके कोई अधिकार नहीं है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। राष्ट्रों की जिनकी भी सीमा समुद्र से लगती है, उन्हें समुद्र में भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि समुद्र जो है वो संसाधनों के भंडार है। वहाँ पे पेट्रोलियम मिलता है, मछली मिल जाती है, मछलियाँ मिल जाती है, बहुत सा फ्यूल मिल जाता है समुद्रों में। इसलिए राष्ट्रों को समुद्र में भी कुछ अधिकार प्रदान करने हेतु 1982 में कानून बना, क्या जिसे बोलते हैं समुद्री कानून या फिर अनक्लोज। ये लिखा दिख रहा है अनक्लोज बोलते हैं। अनक्लोज का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। ठीक है, ये 1982 में बना था। तो इस कानून के द्वारा जो सीमाएं तय की गई है वो कुल 3 समुद्री सीमा है। किसी भी देश की 3 समुद्री सीमा निर्धारित की गई थी। अब समुद्री सीमा निर्धारित तो कर दी है, उसके पहले हम समझ लेते हैं कि आधार रेखा क्या होती है। क्योंकि समुद्री सीमा का जो निर्धारण होता है वो ये लिखा है, समुद्री सीमा का जो निर्धारण होता है वो आधार रेखा से ही करते हैं। तो हमारे जो किसी भी देश का जो सागर तट होता है, तट मतलब समुद्र से लगा हुआ जो कोस्टल एरिया होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। ये देख रहे हैं आप, टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, ये टेढ़ा मेढ़ा है। तो तट रेखा से जो है हम सीमा का निर्धारण नहीं कर सकते, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी लाइन जाएगी। तो इसी प्रकार से वह तट जो समुद्र में दूर तक खुले हुए हैं, ऐसे तट, ये जैसे बहुत दूर तक खुला हुआ है, ये तो अंदर घुसा हुआ है पानी। फिर अगला तट कौन सा है, ये समुद्र में दूर तक खुला हुआ है। तो ऐसे तटों को जो दूर तक खुले हुए उन्हें एक सरल रेखा से मिला देते हैं। तो वो जो सरल रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, आधार रेखा। तो आधार रेखा की क्या परिभाषा हो जाएगी, ये लिखी है मैंने। आधार रेखा डेस करके लिखेंगे, कटे फटे तटों को मिलाने वाली एक सरल रेखा को आधार रेखा कहते हैं। ये हो गई हमारी आधार रेखा जो कटे फटे तटों को मिला रही है। और आधार रेखा तथा सागर तट, आधार रेखा वो सागर तट, ये अंदर की ओर जो घुसा हुआ है, आधार रेखा और सागर तट के जो बीच जो जल स्थित होता है उसको कहते हैं आंतरिक जल। ठीक है, ये हो गया आंतरिक जल। अब एक पॉइंट और लिख लीजिए नोट करके, 1 नॉटिकल मील बराबर 1.8 मील। समुद्र में जो दूरी नापी जाती है वो नॉटिकल मील में नापी जाती है, और ज़मीन पर जो दूरी नापी जाती है वो मील में नापी जाती है, किलोमीटर में नापी जाती है। ठीक है, और 1 मील बराबर कितना किलोमीटर होता है, 1.8 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं आगे। एक पेन नहीं चल रहा है मेरा। 1 मील बराबर 1.8 किलोमीटर। ठीक है, तो समुद्र में जो दूरी नापी जाती है वो नॉटिकल मील में नापी जाती है। और अगला पॉइंट लिखना, तट व आधार रेखा के बीच स्थित आंतरिक जल को आंतरिक जल कहते हैं। मैंने समझा दिया, ये तट और आधार रेखा के बीच स्थित जो जल है उसको क्या कहते हैं, आंतरिक जल। ठीक है, तो अब आगे लिखेंगे, 1982 में जो समुद्री कानून बना था उसके आधार पर किसी भी देश की 3 समुद्री सीमा निर्धारित की गई। कौन कौन सी 3 समुद्री सीमा है, पहली तो है प्रादेशिक समुद्री सीमा, दूसरी है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, और तीसरी जो सीमा है वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, लिख लीजिए इतना। प्रादेशिक सीमा को इंग्लिश में बोलते हैं टेरिटोरियल सी, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र को बोलते हैं कंटिजियस जोन, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र को बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन।
प्रादेशिक समुद्र सीमा किसी देश की कहाँ तक होती है समुद्र में? आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक। ठीक है, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक सीमा होगी और इस सीमा के अंदर उस देश को संपूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। जो जो स्थल खंड में उसको अधिकार प्राप्त होते हैं, सारे के सारे वही अधिकार 12 नॉटिकल मील तक उसको प्राप्त होते हैं। ठीक है, हाँ, तो प्रादेशिक सीमा में जो 12 नॉटिकल मील्स, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील्स तक प्रादेशिक सीमा होती है, इसमें संपूर्ण अधिकार प्राप्त रहता है। तो ये मैं डायग्राम में आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये भारत का मैंने एक डायग्राम बना रखा है। भारत का नीचे का हिस्सा जहाँ पर समुद्र पाया जाता है, इधर क्या है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है, अरब सागर है। ठीक है, अरब सागर मैं नहीं लिख रहा हूँ, इधर लिख देता हूँ अरब सागर। तो मान लीजिए ये एक आधार रेखा है भारत के तट की। तो तट से 12 नॉटिकल मील तक कौन सी सीमा रहती है? प्रादेशिक समुद्री सीमा। ठीक है, यहाँ 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक समुद्री सीमा रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं। हमारी दूसरी जो सीमा है वो अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। तो आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक जो सीमा होती है उसे अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, इंग्लिश में कंटिजियस जोन बोलेंगे। यहाँ पर देश को साफ सफाई का, सीमा शुल्क वसूली का और अन्य वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसा जैसा लिखा गया वैसा वैसे आप लिख लेना ताकि अच्छे से आपके नोट्स भी बनते जाएं। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक अविच्छिन्न मंडल का क्षेत्र होता है। यहाँ पर देश को साफ सफाई करने का अधिकार, सीमा शुल्क वसूली मतलब कस्टम ड्यूटी वसूल करने का अधिकार और अन्य वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं। कस्टम ड्यूटी जैसे मतलब अगर इस अविच्छिन्न मंडल से अगर कोई किसी देश का जहाज अगर यहाँ से गुजरता है तो उससे वो कस्टम ड्यूटी वसूलेगा, टैक्स जिसे बोलते हैं सामान्य भाषा में, टैक्स वसूल लेगा उसके ऊपर। ये रहा आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक। आधार रेखा ये रही हमारी आधार रेखा, और इसे 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र रहता है उसे संलग्न क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और यह प्रादेशिक सीमा का आगे, प्रादेशिक सीमा यहाँ पर खत्म हो रही, प्रादेशिक सीमा से 12 नॉटिकल मील तक संलग्न क्षेत्र कहलाता है और आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारी तीसरा जो क्षेत्र है, तीसरी जो हमारी सीमा है उसे बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इंग्लिश में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक। ठीक है, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कितना नॉटिकल मील तक कौन सी सीमा रहती है। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक जो सीमा रहती है उसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, या फिर 200 नॉटिकल मील तक जो सीमा का निर्धारण किया गया है उसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर देश को संसाधनों का दोहन करने का अधिकार होता है, नए द्वीप निर्माण करने का अधिकार होता है और वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर साफ सफाई का अधिकार प्राप्त नहीं है, सीमा शुल्क वसूली का प्राप्त अधिकार नहीं है और वित्तीय अधिकार प्राप्त नहीं है। यहाँ से अगर कोई, इसमें दिखा देता हूँ मैं आपको। ये रहा हमारी आधार रेखा। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है उसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। 200 में से अगर 24 घटा दो तो कितना बचेगा? 176 नॉटिकल मील, मतलब कि संलग्न क्षेत्र से आगे 176 नॉटिकल मील तक हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र रहेगा, या फिर आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का जो एरिया रहेगा वह अनन्य आर्थिक क्षेत्र रहेगा। यहाँ पर हम कस्टम ड्यूटी वसूल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हमें नए द्वीप का निर्माण कर सकते हैं यहाँ पर, और हम यहाँ का संसाधनों का दोहन कर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पर पेट्रोलियम प्राप्त होता है तो उस पर भारत का अधिकार होगा या उस संबंधित देश का अधिकार होगा, और वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम। अब बस छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको लिखना है। खाड़ी किसे कहते हैं? तीनों ओर बता देता हूँ। खाड़ी किसे कहते हैं? खाड़ी हेडिंग डालेंगे, आप लिखेंगे आगे। तीनों ओर भूभाग से घिरा समुद्र, एक ऐसा समुद्र जो तीनों ओर से भूभाग से घिरा हुआ है, मतलब जमीन से घिरा हुआ है, उसे क्या कहेंगे? खाड़ी। ये देख लीजिए, भारत इधर भी घिरा हुआ है, ये ठीक है, भारत का एक मोटा मोटा नक्शा बना दिया मैंने। तो यहाँ पर जो भारत बंगाल की खाड़ी में
इसे बंगाल की खाड़ी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है वो तीन ओर, ये जो समुद्र है ये वाला तीन ओर स्थल खंडों से घिरा हुआ है। यहाँ तो भारत हो गया, इधर बांग्लादेश हो गया, ठीक है। तो ये एक भाग, ये दूसरा भाग और ये तीन भाग से, तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ, इसलिए इसे खाड़ी कह रहे हैं। कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी कह रहे हैं? बंगाल की खाड़ी। तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ, और इधर भी एक हिस्सा स्थलखंड है, दूसरा हिस्सा स्थलखंड है, तीसरा हिस्सा स्थलखंड। यहाँ पर समुद्र घुसा हुआ है अरब सागर का, तो इसे भी खाड़ी कहेंगे। यहाँ पर ये देख लीजिए मेन, इसे क्या कहते हैं? खंभात की खाड़ी। यहाँ पर ये जो समुद्र घुसा हुआ है उसे क्या कहेंगे? खंभात की खाड़ी। तीनों ओर जो ये एक ओर से समुद्र से घिरा, माफ़ कीजिएगा, एक ओर से स्थल से घिरा हुआ दूसरी ओर, और ये तीसरी ओर से भी स्थल से घिरा हुआ समुद्र, उसे क्या कहेंगे? खाड़ी। यहाँ पर भी खाड़ी है। अब हिंदी में तो खाड़ी ही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में दो अलग अलग शब्द उपयोग किया है। यदि छोटी खाड़ी हो तो उसे कहेंगे गल्फ, और बड़ी खाड़ी है तो उसे कहेंगे बे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी बहुत बड़ी खाड़ी है, तो इसे कहेंगे बे ऑफ बंगाल। और ये कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पर कच्छ की खाड़ी है तो इसे कहेंगे, ये छोटी खाड़ी दिख रही है, इसे कहेंगे गल्फ ऑफ कच्छ। देखना अपने मैप में ऐसा ही लिखा हुआ रहेगा। अब छोटे छोटे पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पर। राम सेतु के दक्षिण में क्या स्थित है? मन्नार की खाड़ी। और राम सेतु के उत्तर पूर्व में क्या स्थित है? पाक जल संधि। ठीक है, ये लिख लीजिए। अब मैं बताता हूँ राम सेतु कहाँ है। ये देखिए आप, भारत के तमिलनाडु में रामेश्वरम जो द्वीप है उसके आगे चलकर आता है तलाई मन्नार। तलाई मन्नार के आगे राम सेतु आ जाता है, और राम सेतु के आगे माफ़ करना रामेश्वरम के आगे आता है धनुषकोडी। धनुषकोडी पर भारत समाप्त हो जाता है, उसके बाद आता है राम सेतु, और राम सेतु के बाद आता है श्रीलंका का तलाई मन्नार। यहाँ पर श्रीलंका का अधिकार है। ठीक है, ये रहा हमारा राम सेतु। तो राम सेतु के दक्षिण में, मतलब यहाँ पर राम सेतु के दक्षिण में कौन सी खाड़ी स्थित है? यहाँ है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। और यही राम सेतु के उत्तर पूर्व में, मतलब यहाँ पर उत्तर पूर्व में क्या स्थित है? पाक जल संधि। ठीक है, ये सब लिख लेते हैं। अब जल संधि और चैनल क्या होती है, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको समझ लेते हैं। जल संधि दो बड़े बड़े समुद्रों को जोड़ने वाली जल राशि को क्या कहते हैं? जल संधि। यहाँ पर पाक जल संधि जो लिखी है, ये किन दो बड़े समुद्रों को जोड़ रही है? एक अरब सागर को जोड़ रही है यहाँ से, और बंगाल की खाड़ी को जोड़ रही है, इसलिए उसे कहेंगे पाक जल संधि। और चैनल किसको कहते हैं? जब दो द्वीपों के बीच में एक सकरा समुद्र आ जाता है तो उसे चैनल कहते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अंडमान और निकोबार के बीच में, ये अंडमान हो गया, लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार, कार निकोबार। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा चैनल स्थित है? 10 डिग्री चैनल। तो इसे चैनल नाम क्यों दिया? अभी हमने पढ़ा है चैनल नाम क्यों दिया है, कि दो द्वीपों के बीच स्थित समुद्र को चैनल कहते हैं। इसलिए ये जो दो द्वीप हैं हमारे, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, जो दो द्वीप हैं इनके बीच में जो समुद्र स्थित है उसे कहेंगे चैनल। कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल। इसी प्रकार से उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप, उत्तरी अंडमान और ये है कोको द्वीप, ये है उत्तरी, इधर देख लीजिए, उत्तरी अंडमान और यह हो गया कोको द्वीप। कोको द्वीप पर किसका अधिकार है? म्यांमार का। उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच में जो चैनल स्थित है उसे क्या कहेंगे? कोको चैनल। उसको क्या कहते हैं? कोको चैनल। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो लेक्चर है आप यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी समझ में आया हो तो एक बार और कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं फिर से एक लेक्चर और बनाकर इसका डाल दूँगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता रहे, मैं भी पढ़ता रहूँ और आप भी पढ़ते रहो। ओके, तो आज
इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों चलो मैं अब आपसे विदा लेता हूँ, कब मिलते हैं कल इसी समय पर। ओके बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।